नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है लौट के बुद्धू घर को आए। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। रईसपुर गांव में चंदा नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वो विधवा थी। उसके इकलौते पुत्र का नाम बुद्धू था। बुद्धू नाम का ही बुद्धू नहीं था, बल्कि अक्ल से भी बुद्धू था। उसे देखकर गांव वाले आपस में कहते, देखो बुद्धू जा रहा है। बुद्धू की माँ ने बुद्धू का नाम बड़ा ही छांट कर रखा है, यथा नाम तथा गुण। जवान बेटे की मूर्खता के कारण वृद्धा चंदा कैसे गरीबी में दिन बिता रही है। चंदा के पास 5 बीघा जमीन है। यदि बुद्धू मन लगाकर उस जमीन पर खेती करे तो दोनों माँ बेटों का जीवन आराम से गुजरे। चंदा भी बुद्धू को यही समझाती थी, बेटा तू गबरू जवान है, तुझे जमीन को जोतकर उसमें कुछ बोना चाहिए, ताकि खेतों में पैदावार के साथ साथ घर में 2 पैसे भी आ सके। माँ तुम भी कैसी बातें करती हो, मुझसे खेती जैसा मेहनत भरा काम नहीं हो सकेगा। मैं तो एक दिन तुम्हें राजा बनकर दिखाऊंगा। लेकिन बुद्धू, वो दिन कब आएगा जब तू राजा बनेगा? बुद्धू, ये ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे और मेहनत करके कुछ कमाना धमाना सीख, इसी में तेरी भलाई है। माँ बेकार की बातें ना करो और मुझे सोने दो, बड़ी जोर की नींद आ रही है, कहकर बुद्धू बड़ी नागवारी से चंदा की ओर देखकर करवट बदल लेता। ये देख चंदा बड़बड़ाती, पता नहीं इस मूर्ख को कब अक्ल आएगी। मेरे हाड़ अब बूढ़े हो चले हैं, भला मैं कब तक इस निठल्ले को भोजन बना बना कर खिलाती रहूंगी। एक दिन बुद्धू को बहुत समझाने के बाद चंदा ने अंत में उससे कहा, देख बुद्धू, यदि तू कुछ काम धाम नहीं करेगा तो तुझ निठल्ले के साथ कोई भी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करेगा और तू जीवन भर कुंवारा रहेगा। माँ ऐसी बद्दुआ क्यों दे रही हो? क्या तुम मेरा घर बसा हुआ नहीं देखना चाहती हो? मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है? जब तक तू कोई काम धाम नहीं करेगा तेरा विवाह नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सच है। ओह, ये तो तूने बहुत बुरी बात बताई है माँ। क्या कोई ऐसा उपाय है जिसको करने से सुगमता से मेरा विवाह हो सके? उपाय तो है बुद्धू, पर है जरा मुश्किल। तू उस उपाय को नहीं कर पाएगा। तुम वो उपाय बताओ तो सही माँ। विवाह के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये बात है तो सुन, हमारी 5 बीघा जमीन जो बिना जुती हुई बेकार पड़ी है, उस भूमि को उपजाऊ बनाकर तुझे वहां पर खेती करनी है, तभी तेरा विवाह हो सकेगा। लेकिन माँ, हमारे खेतों में तो बहुत सारे झाड़ झंकाड़ एवं कटीले पेड़ खड़े हुए हैं। उनके रहते हुए वहां पर खेती कैसे हो सकती है? मेरे भोले भोले बेटे, सबसे पहले तुझे कुल्हाड़ी से उन झाड़ झंकाड़ों एवं कटीले पेड़ों को काटना होगा, तभी वहां खेती हो पाएगी। इसके लिए तो कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ेगी माँ। हमारे पास तो कुल्हाड़ी भी नहीं है। बुद्धू, यदि तू खेतों पर उगे झाड़ झंकारों एवं कंटीली पेड़ों को काटने के लिए तैयार है तो कुल्हाड़ी लाने के लिए मैं तुझे पैसे देने को तैयार हूँ। कल तू शहर जाकर एक अच्छी सी एवं तेज धार वाली कुल्हाड़ी खरीद कर ले आना। अच्छा माँ, दूसरी सुबह। ले बुद्धू, ये पैसे लेकर शहर चला जा और वहां से एक कुल्हाड़ी खरीद कर ले आ। चंदा से पैसे लेकर बुद्धू कुल्हाड़ी खरीदने पैदल ही शहर की ओर चल दिया। शहर जाकर उसने लुहार की दुकान से एक कुल्हाड़ी खरीदी। कुल्हाड़ी खरीदकर वो गांव की ओर वापस लौट पड़ा। रास्ते में कल्लन चाचा का आम का बाग पड़ा। मुझे आम के पेड़ों पर कुल्हाड़ी से वार करके देख लेना चाहिए कि कुल्हाड़ी की धार पैनी है या नहीं। ये सोचकर खचाक, कुल्हाड़ी के तेज वार से आम की डाली कटकर गिर पड़ी। ये देखकर वो खुश हो गया। कुल्हाड़ी की धार तो सचमुच बहुत पैनी है। एक ही बार में डाली पेड़ से कटकर नीचे गिर पड़ी। तभी बाग का मालिक कल्लन चाचा दूर से चिल्लाया,
बुद्धू, तूने फलों से लदी आम की डाली काट दी। ठहर, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। मारे गए बच्चू, जल्दी यहाँ से भाग ले वरना तेरी खैर नहीं। बुद्धू कुल्हाड़ी कंधे पर रख तेजी से वहां से भाग लिया। उसे भागता देख कल्लन चाचा चिल्लाया, बुद्धू, मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ। आज तेरी इस बदमाशी का मैं तुझे मजा चखा कर ही छोड़ूंगा। कल्लन भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। इधर हाँफता हुआ बुद्धू अपने घर के बाहर जा पहुंचा। माँ माँ, ये देख मैं कितना बढ़िया कुल्हाड़ी शहर से खरीद कर लाया हूँ। बुद्धू, इस बात का क्या भरोसा है कि ये कुल्हाड़ी अच्छी ही है? अभी लो माँ, मैं तुम्हें कुल्हाड़ी के बढ़िया होने का प्रमाण देता हूँ। ये कहकर बुद्धू ने पास ही चरती हुई बकरी के गले पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? एक ही वार में बकरी की गर्दन कटकर गिर गई। बुद्धू, ये क्या बेवकूफ़ी की तूने? बकरी को क्यों मार दिया? माँ, मैंने जानबूझकर बकरी को थोड़े ही मारा है। बकरी के गले पर कुल्हाड़ी का वार करके मैंने तो कुल्हाड़ी के अच्छे होने का प्रमाण दिया है। बुद्धू, तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कुल्हाड़ी की धार दिखाने के लिए तूने एक निरपराध बकरी को मौत के घाट उतार दिया। तभी वहां हाँफता हुआ कल्लन आ पहुंचा। चंदा भाभी, इसने बकरी को ही नहीं, कुल्हाड़ी के वार से मेरे बाग में खड़े आम के पेड़ की डाल को भी काट डाला है। मैं बुद्धू की यही शिकायत लेकर तुम्हारे पास आया हूं। क्यों रे बुद्धू, कल्लन भाई सच कह रहे हैं? माँ, आम के पेड़ की डाल को भी मैंने जानबूझकर नहीं काटा था। मैं आम के पेड़ की डाल पर कुल्हाड़ी का वार करके कुल्हाड़ी की तेज धार की परख करना चाहता था। देख लिया चंदा भाभा, देख लिया चंदा भाभी, मैं कोई झूठ थोड़े ही कह रहा था। कल्लन भाई, मैं बुद्धू की गलती की तुमसे माफी मांगती हूँ। बुद्धू तुम मूर्ख है, इसे मूर्ख समझकर माफ कर दे। चंदा भाभी, तुम कहती हो तो मैं बुद्धू को माफ किए देता हूँ, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती, बुद्धू कब तक इस तरह मूर्खता भरे काम करता रहेगा? इसे किसी काम धाम में क्यों नहीं लगाती हो जिससे कुछ कमाई भी हो सके और इसका विवाह भी हो सके? कल्लन भाई, तुम ठीक कह रहे हो। कल से बुद्धू अपने बंजर पड़े खेतों की जमीन को ठीक करने में लग जाएगा और तब अपने खेतों में मन लगाकर खेती करेगा। दूसरे ही दिन बुद्धू मुंह अंधेरे अपने खेतों पर पहुंच गया। ओह, इन सारे झाड़ झंकाड़ों को मुझे साफ करना होगा। इन्हें काटने में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इन्हें काटने के सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। अगर इन्हें नहीं काटूंगा तो मेरा विवाह नहीं हो सकेगा। अतः बुद्धू उन्हें काटने में जुट गया। कई दिन तक लगातार मेहनत करने के पश्चात उसने अपने खेतों में खड़े झाड़ झंकार और कटीले पेड़ों को काट डाला। बेटा बुद्धि, तूने बहुत मेहनत की। अब हरिया चाचा से बैल और हल उधार लेकर कल अपने खेतों को जोत डाल। अच्छा माँ। हरिया चाचा से हल बैल उधार लेकर बुद्धू दूसरे दिन ही खेत जोतने में जुट गया। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, निठल्ले बुद्धू को काम करने की अक्ल तो आई। जब खेत जुत गए तो वो चंदा से बोला, माँ, खेतों की जुताई तो हो गई, अब क्या करना है? अब तुझे खेतों में बीज बोने हैं बुद्धू। माँ, बीज खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो इसकी फिक्र मत कर, मैं पैसों का इंतजाम भी कर दूंगी। दूसरे दिन बुद्धू इन दोनों मुर्गियों को शहर में जाकर बेचा। इन्हें बेचकर जो पैसे मिले उनसे खेत में बोने के लिए बीज लेते आना। अच्छा माँ, लेकिन ये तो बताओ कि इन दोनों मुर्गियों को मैं कितने में बेचूं? हाँ, ये तो तूने बड़ी अच्छी बात पूछी। मुर्गियाँ बेचते समय मेरी एक बात ध्यान रखना। कौन सी बात माँ? बाजार में जो भी मुर्गियों के दाम लगाए उस पहले दाम पर मुर्गियों को भूल कर भी ना बेचना, लेकिन जब खरीदार मुर्गियों के पहले दाम के बाद दूसरा दाम लगाए तो बिना सोचे समझे दूसरे दाम पर मुर्गियों को बेच देना। अच्छा माँ, मैं तुम्हारी ये बात ध्यान रखूंगा, कहकर बुद्धू घर से मुर्गियाँ बेचने निकला और शहर में जाकर मुर्गियाँ बेचने के उद्देश्य से फुटपाथ पर जाकर बैठ गया।
मुर्गियाँ खरीद लो, मुर्गियाँ खरीद लो। ये दोनों मुर्गियाँ कितने की बेचोगे भाई? तुम बताओ कि तुम इन दोनों मुर्गियों को कितने में खरीदना चाहते हो। मैं तुम्हें इन दोनों मुर्गियों की 20 मुद्राएं दूंगा। ठीक है, 20 मुद्राएं तो मुर्गियों का पहला दाम हुआ। अब तुम इन मुर्गियों का दूसरा दाम लगाओ। मैं दूसरे दाम पर ही इन मुर्गियों को बेचूंगा। लगता है ये मुर्गी वाला मूर्ख है। मुझे चालाकी से इसकी मुर्गियों को सस्ते में खरीदना चाहिए। मुर्गी वाले, तुम्हारी दोनों मुर्गियों का दूसरा दाम मैं 1 मुद्रा लगा रहा हूँ। बोलो, सौदा मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। उस आदमी ने तपाक से जेब में से 1 मुद्रा निकाली और उसे देता हुआ बोला, लो भाई, अब ये मुर्गियाँ मेरी हुई। वो आदमी 1 मुद्रा में दोनों मुर्गियां खरीद कर चलता बना। बेवकूफ़ी की भी कोई हद होती है। उस मूर्ख मुर्गी वाले को ठग कर मैं 20 मुद्राएं के मूल्य की दोनों मुर्गियों को केवल 1 मुद्रा में खरीद लाया। दूसरी ओर बुद्धू सोच रहा था, माँ के समझाने के अनुसार मैंने मुर्गियों को पहले मूल्य पर ना बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचा है। माँ इस बात को जानकर बहुत खुश होगी। अब मुझे बीज खरीदने के लिए बीज वाले की दुकान पर चलना चाहिए। अतः वो बीज बेचने वाले की दुकान पर गया। भाई, 1 मुद्रा के गेहूं के बीज दे दो। 1 मुद्रा में? 1 मुद्रा के भला कितने बीज आएंगे? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कितनी जमीन में गेहूं बोने हैं? मुझे 5 बीघा जमीन में गेहूं बोने हैं। तब तो 5 बीघा जमीन में गेहूं बोने के लिए तुम्हें 20 मुद्राएं और देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे पूरे खेत में गेहूं बोए जा सकेंगे। ओह, अब बाकी की 20 और मुद्राएं मैं कहाँ से लाऊं? वो सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचकर वो दुकानदार से बोला, भाई इस समय रहने दो, मैं कल घर से 20 मुद्राएं और लेकर आऊँगा, तब गेहूं के बीज खरीद कर ले जाऊँगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। जब वो शाम को घर पहुंचा, क्या बात है बुद्धू, तू 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 खाली हाथ है? क्या शहर से गेहूं के बीज नहीं लाया? माँ, बीज कहाँ से लाता? बीज खरीदने के लिए तो अभी 20 मुद्राएं और चाहिए, तभी बीज मिल सकेंगे। 20 मुद्राएं और चाहिए? हाँ माँ, दुकानदार ने यही कहा है। लेकिन जरा ये तो बता, तूने दोनों मुर्गियों को कितने में बेची? ओह, ये तो मैं बताना ही भूल गया। माँ, मैंने दोनों मुर्गियाँ 1 मुद्रा में बेची थी। क्या? दोनों मुर्गियाँ तूने केवल 1 मुद्रा में बेच डाली, लेकिन क्यों? माँ, तुमने ही तो कहा था कि मुर्गियों को पहले मूल्य पर ना बेचकर दूसरे मूल्य पर बेचना। मैं क्या करता? खरीदार ने मुर्गियों का पहला मूल्य 20 मुद्राएं और दूसरा मूल्य 1 मुद्रा लगाया था, सो मैंने आपकी बात मानते हुए मुर्गियां 1 मुद्रा में बेच दी। हे मेरे भगवान, कैसे बुद्धू से पाला पड़ा है। क्या हुआ माँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती तुझसे नहीं, मुझसे हुई है, जो मैंने तुझ बुद्धू को मुर्गियां बेचने शहर भेजा। मेरी भला ऐसी तकदीर कहाँ जो तुम मुझे कुछ कमा कर दे सके। बुद्धू की समझ में कुछ नहीं आया। ये माँ को क्या हुआ? मेरी बात सुनकर वो मुझसे नाराज क्यों हो गई? दूसरे दिन चंदा बुद्धू से बोली, बुद्धू जा, शहर जाकर इस बाकी बची बकरी को भी बेचा। बकरी को बेचाऊं माँ? हाँ, खेतों में बोने के लिए बीज खरीदने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। घर में अब ये बकरी ही बची है, जा इसे भी बेचा। अच्छा माँ, तुम कहती हो तो बकरी बेचने चला जाता हूँ। कहकर बुद्धू बकरी की रस्सी खोलने लगा। जाने से पहले मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, मुर्गियों की तरह बकरी को भी सस्ते में मत बेचाना। तब तुम ही बताओ माँ कि बकरी को किस प्रकार बेचूं। तो सुन, बकरी के खरीदार बकरी का जो भी दाम लगाए तो उनसे बकरी का दाम और ऊंचा उठाने को कहना। जब बकरी का दाम काफ़ी ऊंचा उठ जाए तभी इस बकरी को बेचना। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। बकरी को लेकर उस शहर पहुँच गया। बकरी ले लो बकरी। ओह, ये तो वही मूर्ख आदमी है जिससे केवल 1 मुद्रा में मैंने कल 2 मुर्गियाँ खरीदी थी। आज ये शायद बकरी बेचने आया है। आज भी इसे उल्लू बनाकर बकरी को सस्ते में ही हथियाना चाहिए।
ये सोचकर वो बुद्धू के पास पहुंचा। भाई, क्या बकरी बेचने का इरादा है? इरादा तो है भाई। तो बताओ, इस बकरी को कितना में बेचोगे? तुम ही इस बकरी का उचित मूल्य लगाओ। तो सुनो, इस बकरी को मैं 60 मुद्राओं में खरीदना चाहता हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं इतने कम में बकरी को भूल कर भी नहीं बेचूंगा। तुम बकरी के दाम कुछ और ऊंचे उठाओ। बुद्धू की बात सुनकर उस आदमी के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। पास में सीढ़ी पड़ी है, इस सीढ़ी के डंडों पर ऊपर चढ़ते हुए मैं बकरी के दाम कम करता चला जाऊंगा और सीढ़ी के सबसे ऊंचे डंडे पर पहुंचकर मैं बकरी के बहुत ही कम दाम बोलूंगा। तब ये मूर्ख आदमी उस कम मूल्य पर ही मुझे बकरी को बेच देगा। ये सोचकर दीवार के सहारे खड़ी सीढ़ी के पहले डंडे पर खड़ा होकर वो बोला, मैं इस बकरी के दाम 55 मुद्राएं लगाता हूँ। नहीं भाई नहीं, दाम और ऊंचे उठाओ तो कुछ बात बने। तब अगले डंडे पर चढ़कर वो आदमी बोला, बकरी के दाम 50 मुद्राएं, दाम कुछ और ऊंचे करो। इस प्रकार वो आदमी क्रमशः सीढ़ियों के डंडे पर ऊपर चढ़ता हुआ बकरी के दाम घटाता गया और बुद्धू उसे और दाम ऊंचे करने के लिए कहता रहा। अब सीढ़ी के अंतिम डंडे पर चढ़कर वो आदमी जोर से चिल्लाया, बकरी वाले, अब मैं सीढ़ी पर और ऊंचा नहीं चढ़ सकता और बकरी के दाम भी और ऊंचे नहीं कर सकता, इसलिए मैं बकरी का एक एवं अंतिम दाम बोलना चाहता हूँ। तो बोलो भाई, देरी क्यों कर रहे हो? तो सुनो, बकरी का मैं एक दाम 5 मुद्राएं दूंगा। ठीक है, तुम इस समय सीढ़ी के आखिरी डंडे पर खड़े हुए हो, इसलिए और ऊंचा नहीं चढ़ सकते हो। आओ नीचे उतर जाओ, हमारा तुम्हारा सौदा 5 मुद्राओं में पक्का। तब वो आदमी खुश होता हुआ नीचे उतर आया। तत्पश्चात, लो भाई 5 मुद्राएं, लो रस्सी पकड़ो, अब ये बकरी तुम्हारी हुई। वो आदमी बकरी लेकर चल दिया। तब बुद्धू ने सोचा, 2 मुर्गियां और एक बकरी बेचने के पश्चात केवल 6 मुद्राएं इकट्ठी हुई हैं, जबकि गेहूं के बीज खरीदने के लिए मुझे अभी 15 मुद्राएं और चाहिए। जब तक कि बाकी 15 मुद्राओं का इंतजाम ना हो, मुझे बीज वाले की दुकान पर नहीं जाना चाहिए। ये सोचकर वो सीधा अपने घर पहुंचा। ये क्या बुद्धू, तुम तो आज भी गेहूं के बीज खरीद कर नहीं लाए। बीज कहाँ से लाता माँ, बकरी तो केवल 5 मुद्राओं में ही बिकी। क्या? इतनी अच्छी बकरी को तुम केवल 5 मुद्राओं में बेच आए? मैंने तुमसे कहा था कि बकरी को ऊंचे से ऊंचे दामों पर बेचना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? मैं और क्या करता माँ। खरीदार ने सीढ़ी के सबसे ऊंचे एवं आखिरी डंडे पर खड़े होकर बकरी की अंतिम दाम 5 मुद्राएं बोले थे। तब बुद्धू ने बकरी के विक्रय की सारी घटना विस्तार पूर्वक चंदा को बताई। सारी बात जानकर चंदा क्रोध में चिल्ला पड़ी, बुद्धू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम तो हमेशा बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। तुम बकरी को मुफ्त में ही बेच आए हो, मैं इस हानि को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तो इसी समय मेरी नज़रों से दूर हो जा और आज के बाद फिर कभी अपनी मनहूस सूरत मुझे ना दिखाना। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक ही कह रही हूँ। अब अगर तुझे कभी लौट कर मेरे पास आना भी हो तो अक्लमंद बनकर ही आना, वरना भूल कर भी कभी इस गांव का रुख ना करना। माँ, इतनी संगदिल ना बनो। जरा सोचो तो, अगर मैं गांव छोड़कर चला गया तो खेतों को कौन जोतेगा, उसमें बीज कौन बोएगा और उनकी रखवाली कौन करेगा? बुद्धू, मैं बूढ़ी अवश्य हूँ पर तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं खुद खेती बाड़ी कर लूँगी पर सहारे के लिए तेरी ओर नहीं देखूँगी। अब बुद्धू निराश होकर बोला, ठीक है माँ, तेरी ऐसी ही मर्जी है तो ऐसा ही सही। मैं इसी समय गांव छोड़कर जा रहा हूँ और अब तभी गांव वापस लौटूंगा जब मैं धनवान बन जाऊंगा। इतना कहकर बुद्धू घर से निकल गया। घर के बाहर निकलकर उसने सोचा, अब मैं कहाँ जाऊं? सुना है बांगड़पुर का राजा बांगड़ू बेरोजगार व्यक्तियों को अपने राज्य में नौकरी देता है, इसलिए मुझे और कहीं ना जाकर बांगड़पुर ही जाना चाहिए। वहाँ मुझे कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। ये सोचकर वो बांगड़पुर राज्य की ओर चल दिया।
जब वो बांगरपुर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अनजान शहर है, रात हो चुकी है, रात कहाँ बिताऊं। बुद्धू परेशान सा चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि एक मकान पर पड़ी। मुझे इस मकान के स्वामी से पूछना चाहिए, क्या पता इस मकान का स्वामी दयालु हो और मुझे अपने घर में रात गुजारने की स्वीकृति दे दे। ये सोचकर बुद्धू उस मकान की ओर चल पड़ा। मकान के बाहर पहुंचकर ठक ठक। कुछ देर बाद घर का दरवाजा खुला। कौन है आप? क्या मैं इस घर के स्वामी से मिल सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए मेरे साथ आइए। वो उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद वे एक कमरे में पहुंचे। आह, यही हैं इस घर के स्वामी और मेरे दादाजी। इनकी दशा तो ठीक प्रतीत नहीं हो रही है। इन्हें क्या हुआ है? ये मेरे दादाजी हैं। इस घर में मैं और मेरे दादाजी ही रहते हैं, लेकिन आज मेरे दादाजी भी मुझे अकेला छोड़कर भगवान के पास जा रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे आने से कुछ देर पहले ही वैद्य जी दादाजी को देख कर गए हैं। वे कह गए हैं कि आज रात्रि के किसी भी पहर दादाजी की मृत्यु हो सकती है। ओह, वो दया भरी दृष्टि से बूढ़े की ओर देखने लगा। तभी बूढ़े की आंखें खोली। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी पोती राधा से विवाह करने आए हो? बूढ़े की बात सुनकर बुद्धू ने परेशानी से लड़की की ओर देखा। तब लड़की ने उसे बताया, राधा मेरा नाम है। दादाजी को मेरे विवाह की बहुत चिंता है। जो भी इनके पास आता है उसी से ये मेरे विवाह की बातें करते हैं। तभी एक अप्रत्याशित घटना घटी। बेदम पड़े बूढ़े में ना जाने कहाँ से दम आ गया। उसने तेजी से उठकर पास खड़े बुद्धू का हाथ पकड़ लिया। बेटा, वादा करो, तुम मेरी पोती राधा से विवाह करोगे। यदि तुम ऐसा वादा कर दोगे तो मैं चैन की मौत मर सकूंगा। वादा करो बेटा। ये मैं किस मुसीबत में आ फंसा। ये बूढ़ा तो मेरे गले ही पड़ रहा है। तभी उसे ध्यान आया। बड़े बूढ़े कहते हैं कि मरने वालों की अंतिम इच्छा को कभी नहीं टालना चाहिए। उसकी अंतिम इच्छा पूरी करने वाले को बहुत पुण्य मिलता है। ये ध्यान आते ही उसने बूढ़े से कहा, बाबा आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी पोती राधा से अवश्य विवाह करूँगा। हे मेरे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं चैन की मौत मर सकूंगा। कहकर बूढ़े ने हिचकी ली और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। ये देखकर राधा रो पड़ी। दादाजी। ओह, बेचारा बूढ़ा चल बसा। दूसरे दिन बुद्धू ने ही बूढ़े का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात वो राधा के पास आया। राधा, क्या तुम्हें मेरे साथ विवाह करना स्वीकार है? मेरे दादाजी की अंतिम इच्छा यही थी और मैं दादाजी की अंतिम इच्छा को भूलकर भी नहीं टालूंगी। तब उसी दिन एक मंदिर में जाकर दोनों ने विवाह कर लिया। भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सदा बनाए रखे। विवाह के तीसरे दिन ही वो राधा से बोला, राधा मैं बेरोजगार हूँ, इसलिए मैं राजा बांगड़ू के पास काम मांगने जाना चाहता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी। अतः बुद्ध उसी दिन राजा बांगड़ू के दरबार में जा पहुंचा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? महाराज, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे काम चाहिए। तू क्या काम कर सकता है? महाराज, जो काम और कोई ना कर सके मैं उस काम को बड़ी आसानी से कर डालता हूँ। बुद्धू ने झूठी डींग हाँकी। अच्छा, इतना बहादुर है तू? जी महाराज। तो सुन, हमारे राज्य में रोज रात को एक आदमखोर शेर आता है। वो राज्य में घुसकर आदमियों को मारकर खा जाता है। अगर आज की रात तूने उस आदमखोर शेर को मार दिया तो हम तुझे उचित पुरस्कार देंगे, और अगर तू आज रात उस शेर को ना मार सका तो कल सुबह हम तुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है महाराज। कल सुबह आदमखोर शेर मुर्दा आपके सामने होगा। कहकर बुद्धू दरबार से चला गया और घर आकर उदास सा चरपाई पर लेट गया। ये देखकर राधा ने उससे पूछा, क्या बात है, आप उदास से क्यों हो?
दरबार में महाराज बांगड़ू से आपकी क्या बात हुई? राधा, राजा बांगड़ू के पास जाकर तो मैं अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। तब बुद्धू ने सारी बात राधा को बताई। सारी बात जानकर वह बुद्धू से बोली, ये आपने क्या किया स्वामी? महाराज बांगड़ू के सामने आपने अपनी बहादुरी की झूठी डींगे क्यों हाँकी? महाराज बांगड़ू तो बहुत सनकी है। अब यदि आज रात आपने उस अदमखोर शेर को नहीं मारा तो कल सुबह महाराज बांगड़ू आपको अवश्य फांसी लगा देंगे। अब तुम ही बताओ राधा कि मैं क्या करूं? यदि मैं आज रात उस आदमखोर शेर को मारने की कोशिश करता हूं तो वह आदमखोर शेर मुझे ही खा जाएगा, और अगर उस आदमखोर शेर को नहीं मारता हूं तो कल सुबह राजा बांगड़ू मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। अब तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। वो कौन सा उपाय है राधा? जल्दी से बताओ। रात को जब नगर के सब लोग सो जाएंगे, हम दोनों बांगड़ू को छोड़कर कहीं और चले जाएं, तभी हमारी जान बच सकती है। उपाय तो तुमने बड़ा अच्छा बताया है राधा, मैं ऐसा ही करूँगा। रात होने पर राधा बुद्धू से बोली, स्वामी, घर में बहुत सारा कीमती सामान है, हम उसे यहीं पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? उस सामान को हम अपने साथ भी तो नहीं ले जा सकते। स्वामी, तुम ऐसा करो, राज्य में आवारा घूमते हुए किसी गधे को पकड़ कर ले आओ। गधे को पकड़ कर लाऊं? लेकिन क्यों? गधे का हम क्या करेंगे? उस गधे पर अपने कीमती सामान की पोटलियां लाद कर उसे अपने साथ ले चलेंगे। ओह, कह तो तुम ठीक रही हो। बुद्धू उसी समय गधे की खोज में घर से निकल पड़ा। दूसरी ओर आदमखोर शेर एक आदमी को खाने के पश्चात सड़क के किनारे लेटा आराम फरमा रहा था। आज बड़े मोटे ताजे आदमी पर हाथ साफ किया है, थोड़ी देर सुस्ताने के बाद ही आगे बढ़ूंगा। पेट बुरी तरह भर गया है, अब तो मुझसे एक कदम भी नहीं चल पाएगा। पेट भरा होने के कारण शेर को जल्दी ही गहरी नींद आ गई। तभी गधे की खोज में भटकता हुआ बुद्धू उस ओर आ पहुंचा। चूंकि शेर अंधेरे में लेटा हुआ था, इसलिए बुद्धू उसे पहचान ना सका और उसे गधा समझ बैठा। वो रहा गधा, मैं जल्दी इसके गले में रस्सी बांध दूं। बुद्धू ने आगे बढ़कर सोए हुए शेर के गले में रस्सी बांध दी। गहरी नींद में सोए रहने के कारण शेर को कुछ भी पता नहीं चल सका। तब बुद्धू ने रस्सी को झटका देते हुए कहा, उठ गधे, बहुत सो लिया। झटका लगने से शेर की आंख खुल गई। ओह, ये आदमी तो बहुत बहादुर है, इसने बिना डरे मेरे गले में रस्सी बांध दी। जरूर ये कोई महाबली है। अतः शेर उठकर चुपचाप बुद्धू के पीछे पीछे चल पड़ा। अपने घर के बाहर पहुंचकर उसने शेर को खूंटे से बांध दिया। तब वो घर के अंदर जाकर राधा से बोला, राधा, मैंने गधे को लाकर घर के बाहर बांध दिया है, अब तुम सामान बांध लो। अच्छा स्वामी। राधा सामान बांधने लग गई। तत्पश्चात बुद्धू ने सामान की पोटलियां उठाई और राधा ने लालटेन। जब ये दोनों बाहर पहुंचे तो लालटेन की रोशनी शेर पर पड़ते ही राधा भय से चिल्ला पड़ी, अरे ये तो शेर है। क्या? तो क्या गधे के भुलावे में मैं शेर को पकड़ कर ले आया? दोनों उल्टे पांव घर के अंदर की ओर दौड़ पड़े। हे मेरे भगवान, तूने मेरी बड़ी रक्षा की। यदि रास्ते में शेर मुझे खा जाता तो? सुबह होने पर जब पड़ोसियों ने बुद्धू के घर के बाहर शेर बंधा देखा तो, अरे ये तो आदमखोर शेर है, लेकिन इसे यहाँ बांधा किसने? कौन है इतना बहादुर? खबर फैलते फैलते राजा बांगड़ू के पास भी पहुंचा तो बुद्धू ने आदमखोर शेर को पकड़ ही लिया। सचमुच ही बुद्धू बहुत बहादुर है। उसने उसी समय बुद्धू को दरबार में बुलाया। बुद्धू, तुमने वैसा ही कर दिखाया जैसा तुमने कहा था। तुम्हारी इस बात से हम बहुत प्रसन्न हैं। इस बूढ़े को क्या पता कि मैं गधे के भुलावे में शेर को पकड़ लाया था। अब बांगड़ों ने दरबार में घोषणा की। दरबार में उपस्थित प्रजाजनों, मंत्रीगणों एवं अन्य सम्मानित महानुभाव, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए हम इसी समय बुद्धू को अपना दत्तक पुत्र घोषित करते हैं। हमारी मृत्यु के बाद अब बुद्धू ही इस देश का राजा बनेगा। ओह मेरी ऐसी किस्मत, मैं बांगड़पुर का युवराज। बुद्धू खुशी से फूल उठा। बुद्धू का भाग्य की दूसरे ही दिन राजा बांगड़ू की मृत्यु हो गई। ये देखकर बुद्धू खुश हो उठा।
वाह रे किस्मत, कल मैं युवराज बना और आज राजा बनने का रास्ता साफ हो गया। बुद्धू ने राजा बांगड़ू की चिता को आग दी। इस राज्य में आकर मैंने 2 चिताओं को अग्नि दी है और दोनों ही बार मेरा भाग्य जागा है। पहली चिता को अग्नि दिखाने पर राधा जैसी सुंदर एवं सुधर पत्नी मिली और दूसरी चिता को अग्नि दिखाने पर बांगड़ूपुर का राज्य मिला। दूसरे दिन ही बुद्धू को राजकीय परंपरा के अनुसार बांगड़ूपुर का नया राजा बनाया गया। महाराज बुद्धू सेन की जय हो। राजा बुद्धू सेन अमर रहे। राजा बनते ही बुद्धू सेन बन गया था। कुछ समय पश्चात एक दिन रहीसपुर में चंदा के घर के बाहर एक रथ आकर रुका। चंदा के घर के बाहर रथ में तो कोई राजा बैठा है। रथ से उतरकर बुद्धू झोपड़ी में गया। कौन है आप? अरे माँ, अपने बुद्धू को नहीं पहचाना? माँ, अब मैं बांगड़ूपुर का राजा हूँ। याद है एक दिन मैंने तुझसे कहा था कि मैं एक दिन तुझे राजा बनकर दिखाऊंगा। ले देख ले, मेरा कथन सत्य हो गया। अब तू ये मत कहियो कि लौट के बुद्धू घर को आया। अब मैं राजा बन गया हूँ। चंदा अपने मूर्ख बेटे को राजा बने देखकर खुशी से फूली नहीं समाई। तब बुद्धू अपने साथ चंदा को लेकर वापस बांगड़ूपुर लौट आया और अपनी माँ और पत्नी से सलाह लेकर बांगड़ूपुर राज्य का सुचारू रूप से संचालन करने लगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और कभी कभी मूर्ख होना भी देख सकते हैं कि कितना इसके लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और कमेंट में क्लिक करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।